दोस्तों आज की एक कहानी एक खतरनाक सीरियल किलर को पकड़ने की साजिश के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये सीरियल किलर इतना चालाक होता है कि लाखों लोगों की भीड़ में भी पुलिस के ठीक सामने से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। ये कहानी काफी रोमांचक होने वाली है दोस्तों, इसलिए आराम से बैठ कर सुनिएगा। तो कहानी की शुरू होते ही हमें एक फायरमैन को देखते हैं जिसका नाम कूपर है। वो अपनी बेटी रायली को एक मशहूर गायिका रेविन के कॉन्सर्ट में लेकर आए। कॉन्सर्ट हॉल में एंटर करने के बाद रायली बहुत खुश होती है, लेकिन उसी दौरान कूपर का ध्यान कॉन्सर्ट हॉल के एंटर गेट की तरफ जाता है, जहां काफी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस की इस भारी तैनाती के बीच से होकर कूपर और रायली कॉन्सर्ट हॉल के अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचने पर भी जगह जगह बहुत सारे पुलिस वाले और सुरक्षाकर्मी खड़े थे, जिसे देखकर कूपर को शक होने लगता है कि यहाँ जरूर कुछ बड़ा घटित होने वाला है। अब इसी दौरान कूपर और रायली आपस में अच्छी बातचीत कर रहे होते हैं और कुछ ही देर बाद कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। हालांकि कूपर का ध्यान ना तो सिंगर पर होता है और ना ही अपनी बेटी पर, क्योंकि उसे पुलिस की बढ़ती गतिविधियों की चिंता हो रही थी। वो सोचता है कि आखिर यह चल क्या रहा है। इसी बात को जानने के लिए कूपर रायली को बताता है कि वो बाथरूम जा रहा है और बाहर निकल आता है। कॉन्सर्ट हॉल से बाहर आकर वो अपना मोबाइल निकालता है और अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कूपर ने अपने घर में एक लड़के का अपहरण करके उसे रखा हुआ है। यही हमें पहली बार पता चलता है कि कूपर ही असल में एक सीरियल किलर है और पुलिस शायद उसी को पकड़ने की तैयारी में लगी हुई थी। इसके बाद कूपर जैसे ही बाथरूम के बाहर आता है, उसे अचानक अपनी माँ दिखाई देती है। अपनी माँ को वहाँ पर देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है और जब उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ता है तो माँ अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल ये कूपर की कल्पना थी। इसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे रायली की दोस्त जोड़ी की माँ मिलती है, जो कूपर से जोड़ी के व्यवहार के लिए माफी मांगती है। दरअसल जोड़ी स्कूल में रायली को परेशान किया करते थे। इसके बाद कूपर अपनी सीट पर लौट आता है। कॉन्सर्ट का इंटरवल होता है और दोनों फिर से अब बाहर आते हैं। रायली खुद के लिए एक टी शर्ट लेना चाहती है, लेकिन दुकान में उसका साइज नहीं मिलता। तब वहाँ काम करने वाला लड़का जेमी उसे भरोसा दिलाता है कि जल्द ही स्टोर रूम से तुम्हारे साइज की टी शर्ट आ जाएगी, चिंता मत करो तुम। तभी कूपर जेमी से सवाल करता है कि यहाँ इतनी भारी संख्या में पुलिस क्यों आई हुई है। जेमी उसे कहता है कि वैसे तो मुझे ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन दरअसल पुलिस को सूचना मिली है कि बुचर नाम का एक काफी जाना माना सीरियल किलर आज इसी कॉन्सर्ट में आया हुआ है। उसे पकड़ने के लिए ही पुलिस वालों ने जाल बिछा रखा है। अब कॉन्सर्ट के पीछे वाले दरवाजे और बाहर निकलने के सभी रास्तों को पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया था। ये सुनकर कूपर हंसने का नाटक करता है, लेकिन यहाँ हमें साफ तौर पर समझ में आ जाता है कि बुचर और कोई नहीं बल्कि खुद कूपर ही है। अब उसे काफी घबराहट होने लगती है। इसी बीच वो एक नशे में चूर महिला को धक्का दे देता है, जिससे वो बेचारी महिला गिर जाती है। पुलिस वाले उस महिला की मदद के लिए आगे आते हैं। पुलिस को इसी में बिजी देखकर कूपर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि कॉन्सर्ट हॉल के बाहर और भी ज्यादा पुलिस वाले खड़े हुए हैं। उसका वहाँ से निकलने का प्लान फेल हो जाता है और वो चिढ़ जाता है। कूपर वापस रायली के साथ कॉन्सर्ट हॉल के अंदर आ जाता है। अब कॉन्सर्ट फिर से शुरू हो जाता है। तभी एक सिंगर स्टेज के नीचे से ऊपर आता है। ये देखकर कूपर रायली से कहता है कि क्यों ना हम भी स्टेज के नीचे जाकर एक बार वहाँ का रास्ता देख लें। लेकिन रायली अब अपने पिता के ऐसे व्यवहार से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो उसे कहती है कि आप काफी देर से अजीब व्यवहार कर रहे हैं। ये सुनकर कूपर थोड़ा शांत हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद कूपर कॉन्सर्ट हॉल से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही उसे फिर से जेमी नजर आता है, जो उस वक्त सप्लाई रूम की तरफ जा रहा था। कूपर जेमी से कहता है कि मेरी बेटी की टी शर्ट अभी तक नहीं मिली है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ सप्लाई रूम तक चलता हूँ। फिर दोनों ही सप्लाई रूम में अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचकर कूपर बॉक्स रखने में मदद करने के बहाने जेमी का आईडी कार्ड चोरी कर लेता है। बातचीत के दौरान जेमी कूपर को उस सीरियल किलर बुचर के कुछ पीड़ित लोगों के फोटो दिखाता है। इन फोटोज में कूपर ने अपने विक्टिम के शरीर के हिस्सों को बुरी तरह से काट लिया था। जेमी कहता है कि मैं सीरियल किलर के मामले को काफी लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ और आज उसे पकड़ने के लिए हम सभी वर्कर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और एक पासवर्ड भी दिया गया है जिसका नाम हैमिल्टन है। इसके बाद कूपर एक टी शर्ट लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। उसने चोरी से जेमी का आईडी कार्ड ले लिया था। अब इसी आईडी कार्ड की मदद से वो वर्कर्स के ब्रेक रूम में आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ पुलिस अधिकारी भी आ जाते हैं। अब पकड़े जाने से बचने के लिए कूपर एक कर्मचारी होने का नाटक करने लगता है। अब वहाँ से निकलते हुए कूपर चोरी से पुलिस का एक वॉकी टॉकी रेडियो उठा लेता है। जैसे वो वहाँ से बाहर आता है, उसकी मुलाकात फिर से जोड़ी की माँ से होती है। इस बार कूपर जोड़ी की माँ को अनदेखा करने लगता है, जिससे उन्हें गुस्सा आ जाता है। उसके बाद जोड़ी की माँ कूपर से झगड़ा करने लगती है। अब इसी शोरगुल की वजह से दो पुलिस ऑफिसर इन दोनों की ओर आने लगते हैं। इन्हें देखकर कूपर काफी डर जाता है, लेकिन उसी समय कॉन्सर्ट हॉल के एंट्रेंस पर एक दूसरा हंगामा शुरू हो जाता है। वहाँ पुलिस ने किसी आदमी को गिरफ्तार किया होता है। ये देखकर कूपर भी वहाँ पर पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ जोसेफी नाम की एक जासूस आई हुई है।
जो सीरियल किलर को पकड़ने के लिए आई है। इसके बाद कूपर वापस अपनी सीट पर आकर अपने एयरबड से पुलिस रेडियो की बात सुनने लगता है। रेडियो पर पुलिस की बातचीत से उसे पता चलता है कि जिस आदमी को अभी पुलिस ने पकड़ा है वो असल में एक छोटा मोटा चोर था जो पुलिस को देखकर डर गया था। इसी बीच कूपर देखता है कि कुछ पुलिस वाले पास ही में एक दूसरे आदमी को गिरफ्तार कर ले जा रहे होते हैं। तभी रेडियो पर सीरियल किलर का विवरण किया जाता है। पुलिस कहती है कि वो सीरियल किलर 30 साल का एक गोरा आदमी है जिसके दाएं हाथ में एक जानवर का टैटू है। ठीक ऐसा ही एक टैटू कूपर के हाथ पर भी था, लेकिन यहाँ पर कूपर की किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि तभी उसे एक लड़की के बैग में रखा एक ब्रेसलेट मिल जाता है जिसे वो तुरंत अपने हाथ में पहन लेता है। अब कूपर पूरे कॉन्सर्ट वेन्यू का नक्शा अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है। इसके बाद वो रायली से झूठ बोलता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड तो दुकान पर ही छूट गया है। ये बोलकर कूपर कॉन्सर्ट हॉल से बाहर निकल आता है। बाहर आने पर कूपर रेडियो पर सुनता है कि FBI वालों ने बिल्डिंग के बाहर टेंट और बैरिकेड्स लगवा दिए हैं, इसलिए वो सोचता है कि फायर अलार्म बजा दिया जाए ताकि वहां पर भगदड़ मच जाए। लेकिन तभी उसकी नजर सामने लगे सिक्योरिटी कैमरे पर पड़ती है जिससे पुलिस उसे ट्रैक कर सकते थे, इसलिए वो रुक जाता है। लेकिन उसकी इस चाल को जोसेफी पहले से ही समझ चुकी थी और वो रेडियो पर सभी लोगों को आगाह कर देती है कि सीरियल किलर शायद फायर अलार्म बजा सकता है। अब इसे देखकर कूपर एक नई योजना बनाता है। वो पास के बर्गर स्टैंड के नजदीक आता है और वहां लगे स्टोव का तापमान बढ़ाकर उसे फुल पर सेट कर देता है और इतना ही नहीं, वो स्टोव में थोड़ा तेल भी डाल देता है। जब एक महिला उस स्टैंड के पास जाती है तो स्टोव में अचानक विस्फोट हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर सारे पुलिस वाले उस महिला की मदद करने के लिए दौड़ाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए कूपर वहां से एक एप्रन चुराकर बिल्डिंग की छत पर भाग जाता है। उसका इरादा वहां से भाग निकलने का होता है, लेकिन जब वो छत पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां भी पुलिस वाले मौजूद हैं। पुलिस उसे देखकर शक करने लगती है। अब वो लोग उससे सवाल करती हैं तो कूपर कहता है कि नीचे किचन में हुए हादसे की वजह से मैं ताजी हवा लेने आया हूं। पर पुलिस का शक खत्म नहीं होता और वो उससे उसका सीक्रेट कोड पूछते हैं। कूपर जवाब में कहता है मेरा सीक्रेट कोड हैमिल्टन है, पर इससे पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो कूपर से उसका ID कार्ड मांगते हैं। ये सुनकर कूपर घबरा जाता है क्योंकि उसके पास तो कोई ID कार्ड थे ही नहीं। फिर भी वो अपनी जेब में कार्ड ढूंढने का नाटक करने लगता है। अचानक उसकी जेब में उसे एक आदमी का पर्स मिलता है जिसमें उसी कॉन्सर्ट का वेन्यू कार्ड पड़ा हुआ था। अब वो पुलिस को वही कार्ड दिखा देता है जिससे देखकर पुलिस का शक दूर हो जाता है। अब कूपर पुलिस वालों से बातचीत करना शुरू कर देता है और उनसे पूछता है कि ये जोसेफी कौन है। तब पुलिस वाले उसे बताते हैं कि जोसेफी एक बहुत ही चालाक जासूस है जिसने पहले भी कई सीरियल किलर्स को पकड़ा हुआ है। ये सुनकर कूपर थोड़ा सावधान हो जाता है। वो नीचे आ जाता है और वहाँ उसी महिला को देखता है जो स्टोव वाले धमाके में घायल हो गई थी। तभी अचानक कूपर को अपनी माँ फिर से दिखाई देने लगती है। इसी बीच रायली भी कूपर को ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब रायली कूपर को बताती है कि रेविन अक्सर अपने कॉन्सर्ट में मौजूद लड़कियों में से किसी एक लड़की को चुनकर उसे स्टेज पर ले जाती है। ये सुनकर कूपर के दिमाग में एक और योजना आ जाती है। वो पास में खड़े कर्मचारी के पास जाकर झूठ बोलता है कि मेरी बेटी रायली कैंसर से ठीक हुई है और वो रेविन की बहुत बड़ी फैन है। ये सुनकर कर्मचारी को रायली के लिए बहुत बुरा लगता है और वो रायली को रेविन के साथ स्टेज पर जाने के लिए चुन लेता है। इसी बहाने कूपर और रायली को बैक स्टेज जाने का पास मिल जाता है। अब रायली स्टेज पर पहुंचकर बहुत खुश होती है, जिसे देखकर कुछ देर के लिए कूपर भी काफी खुश होता है। इसी बीच कूपर की नजर अचानक एक लड़की पर पड़ती है जो भीड़ में बेहोश होकर गिर जाती है। कूपर ये देखता है कि उसकी तरफ जोसेफी भी आ रही होती है, लेकिन इससे पहले कि कूपर उस लड़की को उठाकर बैक स्टेज ले जाता, उसने पहले उसे जूस पिलाकर होश में लाया। ये देखकर वहाँ के मैनेजर कूपर से बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम लोग बाकी का कॉन्सर्ट यहीं से आराम से देख सकते हो। अब कुछ देर के बाद कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है और उसी समय कूपर रेडियो पर पुलिस की बात सुनता है कि कॉन्सर्ट में जितने भी पुरुष आए हुए हैं बाहर निकलते समय उन सभी की तलाशी ली जाएगी। ये सुनकर कूपर रायली के साथ बैक स्टेज के रास्ते से निकलने की सोचता है, लेकिन वहाँ भी पुलिस तैनात थी। तभी कूपर पास के कमरे में जोसेफी और रेवन की बातचीत सुनता है। वहाँ जोसेफी रेवन से बात कर रही होती है कि कॉन्सर्ट में आए सभी लोगों के फोटो और डेटा सिक्योरिटी कैमरों में रिकॉर्ड हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि रेवन भी पुलिस के इस प्लान का हिस्सा थी। अब कूपर के दिमाग में एक और नई योजना बनती है। वो अकेले में जाकर रेविन से मिलता है और उसे अपने मोबाइल पर एक लड़के स्पेंसर की वीडियो दिखाते हुए कहता है कि मैं ही सीरियल किलर बुचर हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं स्पेंसर के कमरे में जहरीले गैस छोड़ दूंगा जिससे उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर रेविन मजबूरी में कूपर की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद रेविन अपने साथ कूपर और रायली को अपनी गाड़ी में बिठाकर कॉन्सर्ट से बाहर निकल जाती है, जिससे कूपर पुलिस की चेकिंग से बच जाता है। फिर कूपर ड्राइवर से कहता है कि मुझे मेरी कार के पास उतार दो, लेकिन तभी रेविन रायली से कहती है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। ये सुनकर रायली बहुत खुश हो जाती है। अब मजबूरी में कूपर को अपने घर का पता रेविन को बताना ही पड़ता है। फिर सभी कूपर के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कूपर की पत्नी रेचल और उनका छोटा बेटा लोगन मौजूद होता है। यहाँ पहुंचकर कूपर रेविन को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं स्पेंसर को मार डालूंगा। अब थोड़ी देर बाद रेविन सबको बताती है
कि FBI को सीरियल किलर के एक नकली घर से मेरे कॉन्सर्ट की टिकट की रसीद मिली थी। तभी FBI ने मुझसे संपर्क किया और बुचर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। जोसेफी काफी लंबे समय से बुचर के केस को पढ़ रही थी और उसने बताया कि ये किलर 30 से 40 साल का एक गोरा आदमी है जिसे शायद OCD है। वो हमेशा काले रंग की गाड़ी चलाता है और शायद उसकी अपनी माँ से भी रिश्ते खराब थे। रेबिन की ये बातें सुनकर कूपर हैरान रह जाता है क्योंकि रेबिन ने उसके बारे में हर बात सच सच बता दी थी। अब रेबिन पियानो बजाने का बहाना करके रायली को अपने पास बुलाती है और इसी बीच चोरी से रायली का मोबाइल फोन ले लेती है। फिर रेबिन रायली से सेल्फी लेने की बात करती है लेकिन रायली को अपना फोन नहीं मिलता। इसके बाद रेबिन कूपर का फोन लेकर सेल्फी लेती है और अपने पास रखकर वॉशरूम में चले जाती है। अंदर जाकर रेबिन दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर कूपर घबरा जाता है और वॉशरूम के दरवाजे को तेजी से खटखटाने लगता है। कूपर के इस तरह के व्यवहार को देखकर उसका परिवार परेशान हो जाता है। इधर रेबिन मोबाइल फोन को खोलकर वीडियो कॉल पर स्पेंसर से पूछती है कि तुम इस समय कहाँ हो। तब स्पेंसर बताता है कि उसे यहाँ लाते समय उसने एक शेर का स्टैचू देखा था। अब ये सुनकर रेबिन तुरंत सोशल मीडिया पर लाइव आ जाती है और अपने फॉलोअर से स्पेंसर द्वारा तभी उसका एक फॉलोअर उस जगह के बारे में बताता है। फिर रेबिन अपने ड्राइवर को मैसेज करके उस जगह पुलिस भेजने को कहती है। इस बीच वो कूपर का फोन चेक करने लगती है लेकिन तब तक फोन लॉक हो चुका होता है। अब गुस्से में आकर कूपर दरवाजा तोड़ देता है और रेबिन से अपना मोबाइल वापस छीन लेता है। फिर तुरंत स्पेंसर को देखने लगता है लेकिन तब तक स्पेंसर वहां से गायब हो चुका था। अब कूपर अपनी क्राइम किट लेता है और रेबिन को अपनी पत्नी रेचल की कार में बैठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। जैसे कूपर गैराज का दरवाजा खोलता है तो बाहर उसका परिवार सामने खड़ा होता है जिन्हें उसने एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन ये लोग खिड़की से बाहर निकल आए थे। कूपर उन्हें देखकर दंग रह जाता है क्योंकि अब उसके परिवार को उसकी असलियत पता चल चुकी थी। इसी बीच रेवन भी गाड़ी से बाहर निकल आती है और तभी पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर कूपर तुरंत घर के अंदर भाग जाता है और पुलिस उसके परिवार को सुरक्षित जगह ले जाती है। वो रेवन भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है लेकिन इस बार ड्राइवर की जगह एक पुलिस वाला गाड़ी चला रहा होता है। अब पुलिस कूपर को पकड़ने के लिए उसके घर के अंदर घुस जाती है लेकिन तब तक कूपर एक अलमारी के अंदर से बनाया गया एक सीक्रेट टनल से भाग चुका होता है। ये सुरंग उसके पड़ोसी के घर के पीछे वाले हिस्से में जाकर खुलती है। दूसरी ओर जो पुलिस अधिकारी रेवन की गाड़ी चला रहा था वो असल में कूपर ही होता है जो पुलिस की वर्दी पहनकर बच निकलता है। अब कूपर फिर से रेवन को पकड़ लेता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। इसी दौरान उनकी गाड़ी एक रेड लाइट पर जाकर रुक जाती है। तभी मौका देखकर रेवन गाड़ी की खिड़की खोलकर बाहर लोगों से मदद के लिए चिल्लाती है। ये देखकर आसपास के सारे लोग उस गाड़ी को घेर लेते हैं। अब कूपर बुरी तरह से फंस जाता है। इसी बीच मौका देखकर रेवन अपने हाथ की हथकड़ी को तोड़कर गाड़ी से बाहर आ जाती है। तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और इस गाड़ी पर गोलियां चलाने लगती है लेकिन कूपर उस समय तक वहां से एक हुडी पहनकर भाग चुका होता है। अब पुलिस रेवन को अपने साथ ले जाती है और उसे स्पेंसर से मिलवाती है जिसे पुलिस ने बचा लिया था। दूसरी ओर कूपर की पत्नी रेचल अपने दोनों बच्चों को अपने बहन के घर छोड़कर वापस घर आ जाती हैं। वहां उसे जासूस जोसेफी मिलती है जो रेचल को समझाती है कि तुम्हें भी यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। इसके बाद जोसेफी घर पर दो पुलिस अधिकारियों को छोड़कर वहां से निकल जाती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि घर में कूपर बैठा हुआ था जो रेचल के सामने आकर कहता है कि तुमने मुझे फंसाया। यहाँ कहानी का असली खुलासा होता है। रेचल कहते हैं कि हाँ मुझे लगा ही था कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है लेकिन तुम्हारे कपड़ों से अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले क्लीनिंग फ्लूइड की महक आती थी। अब मुझे शक हुआ कि शायद तुम ही वो सीरियल किलर हो। एक दिन मैंने चुपके से तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे सीक्रेट घर तक पहुंच गई। वहीं पर मैंने ही जानबूझकर कॉन्सर्ट के टिकट की रसीद छोड़ दी थी और पुलिस को खबर दी थी कि शायद किलर कॉन्सर्ट में आने वाला है। मैंने इसे इसलिए किया था कि मेरा शक गलत साबित हो जाए लेकिन दुर्भाग्य से मेरा शक सही निकला। अब ये सुनने के बाद कूपर गुस्से में चाकू लेकर रेचल को मारने की कोशिश करने लगता है। रेचल घबरा जाती है और तुरंत उससे कहती है आज बहुत खुशी का दिन है। रायली ने तुम्हारे लिए मिठाई बनाई है, पहले इसे खा लो। ये सुनकर कूपर को शक होता है इसलिए रायली पहले खुद उस मिठाई को खाती है। इसके बाद ही कूपर मिठाई खाने लगता है। अब मिठाई खाते हुए कूपर बताता है उसे बेगुनाह लोगों को मारने में कितनी आनंद मिलती है, वाह। लेकिन अचानक खाते खाते वो बेहोश होने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि रेचल ने कूपर के ही बैग से बेहोशी की दवा निकाल कर मिठाई में मिला दी थी। कूपर को बेहोशी महसूस होने लगती है। उसे फिर से अपनी माँ दिखाई देने लगती है जो उसे राक्षस कह रही होती है। उसी समय पुलिस घर में पहुंच जाती है और कूपर को टेंजर गन से हमला करके पकड़ लेती है। इसके बाद पुलिस उसे बाहर लेकर आती है। तब रायली को पता चलता है कि उसके पिता को पुलिस कहीं लेकर जा रही है। वो रोते हुए अपने पिता से गले लगाती है। फिर पुलिस कूपर को गाड़ी में बिठा लेती है लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि कूपर ने रायली की साइकिल से एक तार निकाल लिया है और उसी तार की मदद से वो हथकड़ी खोल लेता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।